हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू करंट अफेयर ऑफ 29 ऑफ जून 2023। स्वागत है आप सबका। तो पहली न्यूज़ हमारे सामने आ रही है, इंडिया बीट्स चाइना नाउ सेकंड टू यूएस एज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रोड नेटवर्क सेट बाय नितिन गडकरी। तो नितिन गडकरी कौन है? हमारे ट्रांसपोर्ट और रोड मिनिस्टर हैं। इन्होंने क्या कहा कि इंडिया बिकम्स द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री विद द बिगेस्ट रोड नेटवर्क आफ्टर बीटिंग चाइना वाइल द यूनाइटेड स्टेट रिमेन ऑन द फर्स्ट पोजीशन। यानी कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कहाँ बहुत ज़्यादा सड़कें बनी हुई हैं। तो ये कहा जा रहा है पहले नंबर पे यूएस आता था, दूसरे नंबर पे चाइना आता था, इसके बाद हमारा इंडिया का नंबर आता था। लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये 1, 2, 3 की जो रैंकिंग है तो हम देख सकते हैं यहाँ पे जो तीसरे नंबर पे इंडिया था वो कहाँ आ चुका है, अब दूसरे नंबर पे आ चुका है, और चाइना कहाँ जा चुका है, तीसरे नंबर पे आ चुका है। यूएस की पोजीशन अभी भी वही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। इंडिया का फोकस कहाँ है? तो देखिए, इंडिया हैज़ बीन फोकसिंग ऑन इम्प्रूविंग द हाईवेज। यानी इंडिया का मेन फोकस है हाईवेज को अपने और ज़्यादा इंप्रूव करना। आइए देखते हैं कुछ चीज़ और। यहाँ आप देख सकते हैं हमारे जो मिनिस्टर हैं ट्रांसपोर्ट और रोड मिनिस्टर नितिन गडकरी, इन्होंने ये कहा NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कंस्ट्रक्ट कर दिया अब तक 30,000 किलोमीटर हाईवे और एक्सप्रेसवे नेशन वाइड। एक बहुत बड़ी उपलब्धि देखने को यहाँ मिल रही है कि NHAI ने 30,000 किलोमीटर हाईवे और एक्सप्रेसवे को नेशन वाइड बनाया। ये भी कहा गया है कि ही सेड द टोल कलेक्शन प्राइस। टोल क्या होता है? आप जानते हैं कि जब हाईवे वगैरह से आप जा रहे होते हैं तो वहाँ पे टोल प्लाजा वगैरह होता है जहाँ पे आपको देखिए पैसा देना होता है। तो जाहिर सी बात है जब हाईवेज बनेंगे तो टोल एरियाज़ बढ़ेंगे, जब टोल एरियाज़ बढ़ेंगे तो रिवेन्यू आएगा। तो ये कि यही बात ये बता रहे हैं कि द टोल कलेक्शन प्राइसेस ऑल्सो इंक्रीज्ड फ्रॉम 4,004 to 41,352 करोड़ इन पास्ट 9 ईयर्स। तो 9 सालों में ये देखा गया है कि जो टोल कलेक्शन का प्राइस था वो पहले कितना था? 4,770 करोड़, और अब ये बढ़ के हो चुका है 41,352 करोड़ पिछले 9 सालों में। तो 9 सालों में आप देख सकते हैं कि बहुत बेहतरीन यहाँ इंप्रूवमेंट हुआ है। यही नहीं, ही सेड नाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अ गोल टू इंक्रीज द रेवेन्यू कलेक्शन अप टू 71.30 लाख करोड़ इन अपकमिंग ईयर्स। यानी आने वाले सालों में 71 लाख करोड़ रुपए कमाने की इस टोल से यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट प्लानिंग कर रही है। ठीक, अच्छा, ये आप जो हाईवे देख रहे हैं ये बेसिकली 100 घंटे में बनाया गया एक हाईवे है, अलीगढ़ का, बहुत फेमस है ये। एक यहाँ रिकॉर्ड भी मिला था इंडिया को। आप मुझे बताइएगा कहाँ का ये हाईवे है बेसिकली। खैर, आइए आगे आते हैं। इन्होंने फास्ट टैग के बारे में बात की। अच्छा, फास्ट टैग क्या है? तो पहले आप देखें, पहले पढ़ लेता हूँ। ही also called the FASTag a great system that has shaped future highways and expressways by cutting down long queues at toll plaza। तो देखिए होता क्या था ना पहले कि मान लीजिए यहाँ पे, एक सेकंड में इसी इमेज से आपको दिखा देता हूँ, ये जो बना हुआ है, मान लीजिए यहाँ टोल प्लाजा है। तो ये टोल प्लाजा जो मैंने लाइन खींची जहाँ पे ये टोल प्लाजा है, तो सबसे पहले क्या होता था कि इस टोल प्लाजा पे इस मान लीजिए वर्कर है तो इस वर्कर को आपको पैसा देना होगा, टिकट कटवाना होगा। तब ये क्या होता था, ये जो आप बेसिकली ये जो टोल का ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक क्या होता था, ऐसे उठ जाता था। तो जो गाड़ी है वो क्या होती थी, सिंपली यहाँ से पास कर जाती थी। लेकिन अब क्या हो गया, अब यहाँ पे फास्ट टैग लगा होता है। फास्ट टैग का काम क्या है कि यहाँ पे एक स्कैनर लगा रहेगा। एक गेट मान लीजिए टोल ऑफिस है तो यहाँ एक स्कैनर लगा रहेगा, और यहाँ पे आप देखेंगे इस साइड इस गाड़ी के ऊपर या किसी गाड़ी के ऊपर ये नीला नीला जो देख रहे हैं फास्ट टैग है। तो फास्ट टैग को क्या करेगा, ये स्कैनर स्कैन करेगा, तुरंत क्या होगा, ये ऑटोमेटिक खुल जाएगा और गाड़ी आगे की तरफ बढ़ जाएगी। तो ये भी क्या कर रहा है, जो लॉन्ग क्यूज थे, जो बहुत बड़ी बड़ी जो लाइनें लग जाती थी इस टोल प्लाजाज में, वो फास्ट टैग उसको रिड्यूस करने में क्या कर रहा है, बहुत हद तक मदद करते हुए यहाँ दिखाई दे रहा है। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, बायो फर्टिलाइजर स्कीम गेट सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रीन लाइट। तो बायो फर्टिलाइजर्स, अब देखिए जहाँ पे बायो लग जाए वहाँ पे कोई हेल्दी चीज़ों की बेसिकली बात हो रही होती है, ऑर्गेनिक चीज़ों की यहाँ बात हो रही होती है। तो बायो फर्टिलाइजर स्कीम को फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट ने हरी झंडी दिखा दी है। क्या हुआ यहाँ पे, द कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, 8 पार्लियामेंट्री कमिटीज़ में से एक है ये, CCEA ने वेडनेसडे को अप्रूव कर दिया है किसको, एक सेकंड कलर चेंज कर लूँ, PM प्रणाम स्कीम को। तो PM प्रणाम का फुल फॉर्म क्या है, PM प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन अवेयरनेस जनरेशन नरिशमेंट एंड एम्लियोरेशन ऑफ मदर अर्थ स्कीम, जिससे प्रॉमिस किया गया था भैया लास्ट बजट में। ये हमारे कौन है यहाँ पे, ये बात किसने कही है, तो यूनियन फर्टिलाइजर मिनिस्टर मनसुख मंदविया। तो मनसुख मंदविया ने, जो हमारी यूनियन फर्टिलाइजर मिनिस्टर, ये आपके सामने इन्होंने ये बात कही है कि जो बायो फर्टिलाइज़र है उसको एक हरी झंडी मिल गई है। आइए अब PM प्रणाम स्कीम के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं जल्दी से।
तो देखिए पीएम प्रणाम स्कीम क्या है, तो पीएम प्रणाम स्कीम वॉज एम्ड एट सेविंग सॉइल एंड प्रमोट सस्टेनेबल बैलेंस ऑफ फर्टिलाइज़र। देखिए हमारे यहाँ फर्टिलाइज़र का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा ये समझ जाइए यहाँ पे केमिकल फर्टिलाइज़र हम लोग हद से ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब जानते हैं कहीं ना कहीं केमिकल फर्टिलाइज़र सॉइल के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। हम इंडिजिनसली तो फर्टिलाइज़र बनाते ही बनाते हैं, साथ साथ हम बाहर के देशों से भी फर्टिलाइज़र इम्पोर्ट करते हैं, और सरकार इसी फर्टिलाइज़र के ऊपर क्या देती है, सब्सिडी देती है। और ये जो सब्सिडी है ये फार्मर्स के लिए तो ठीक रहता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं सरकार के लिए बहुत महंगा पड़ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर 1 टन, एग्जांपल दे रहा हूँ बस आपको, नैनो यूरिया खरीदना है, नैनो यूरिया खरीदना है, तो 1 टन नैनो यूरिया की कॉस्ट जो है वो मार्केट में पड़ती है 6,000 रुपीज़, 6,000 रुपीज़। लेकिन जो ये मैन्युफैक्चरर है वो उसको कितने में बनाता है, 18,000 रुपये में। 1,000 की चीज़ सरकार खरीद के आपको सब्सिडी देके कितने में बेच रही है, 6,000 में। तो आप देख रहे हैं सरकार के ऊपर भी एक बर्डन पड़ रहा है। हम यहाँ पे स्विच कर जाएं बायो होता है। अच्छा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है पीएम प्रणाम का, तो पीएम प्रणाम का तो पहले मैंने आपको बता दिया था कि ये एम करता है सॉइल और सस्टेनेबल बैलेंस यूज ऑफ, ठीक है, हाँ, बिना केमिकल फर्टिलाइजर के काम नहीं चलेगा, लेकिन एक लिमिट में करिए। और ऑब्जेक्टिव है इसका टू इंक्रीज यूज ऑफ फर्टिलाइजर इन कंजक्शन विद बायो फर्टिलाइजर एंड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। यही बात बोला है कि भैया आप ठीक है बैलेंस यूज करो फर्टिलाइजर का केमिकल वाले, लेकिन उसके साथ साथ बायो फर्टिलाइजर और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का भी इस्तेमाल आपको करना चाहिए। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर क्या हो सकते हैं, जैसे कि आप देखिए गोबर वगैरह हो गया, घास फूस वगैरह हो गई, इससे हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनाते हैं। बायो फर्टिलाइजर में जाहिर सी बात है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाएगा एज अ फर्टिलाइजर एजेंट। एम क्या है इसका, टू ब्रिंग डाउन द सब्सिडी बर्डन ऑन द केमिकल फर्टिलाइजर। देखिए ये मैंने आपको बता दिया अभी, जो सब्सिडी बर्डन है, जो यहाँ पे आपको यूरिया का एग्जांपल दिया इसी के ऊपर है, विच वॉज लाख करोड़ इन 2022 टू 2023, 39% हायर देन 2021 फिगर 1.62 लाख करोड़। क्या बोला है ये देखिए, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा एग्रीकल्चर बढ़ता आ रहा है, तो ये जो आपकी सब्सिडी है, बेसिकली सब्सिडी का जो बर्डन है केमिकल फर्टिलाइजर पे, वो माना जा रहा है कि 2022-23 में 2.5 मतलब 2.25 लाख करोड़ रुपीज़ हो जाएगा। ये 39% ज़्यादा है 2021 के फिगर को देखा जाए, जहाँ पे 1.62 लाख करोड़ रुपए ये फिगर था। तो अब मैंने आपको पीएम प्रणाम स्कीम के बारे में चीज़ें बता दी हैं। बायो फर्टिलाइज़र के बारे में जान लेते हैं। बायो फर्टिलाइजर क्या होता है, तो मैंने अभी आपको बताया माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ होगा, लेकिन एक बार देख लेते हैं। बायो फर्टिलाइजर आर द सब्सटेंसेस दैट कंटेन माइक्रोब्स which help in promoting growth of plant and trees by increasing the supply of essential nutrient to the plant। मतलब कि बायो क्या होते हैं, कैसे माइक्रोब होते हैं जो बेसिकली प्लांट और ट्रीज का ग्रोथ प्रमोट करते हैं, किस तरीके से उनको एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स लेने की क्षमता बढ़वा देते हैं ये, ठीक, जिसमें सेम बायो माइक्रोराइजा का एक एग्जांपल भी आता है, मैं आपको बताऊंगा। जैसे देखिए इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म आता है, जैसे देखिए माइक्रोराइजल फंजाई, ब्लू ग्रीन एल्गी, इसको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, और कुछ बैक्टीरिया भी हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हमारे यहाँ पे जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज हैं ये भी मदद करते हैं। अच्छा, बायो फर्टिलाइजर क्या काम करता है, ये सॉइल के टेक्सचर को अच्छा करता है और प्लांट की ईल्ड को बढ़ाता है। जाहिर सी बात है अगर कोई भी प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई अपने अंदर ले पा रहा है तो उसकी ईल्ड बढ़ेगी, सॉइल को भी वो ठीक तरीके से यूटिलाइज कर पा रहा है, और वो बैक्टीरिया क्या कर रहा है अंदर नाइट्रोजन साइकिल और तरह तरह के इन्वायरमेंटल साइकिल चलाने में भी मदद कर रहा है। यही नहीं, यहाँ पे जब कोई आपका बेसिकली ऑर्गेनिज्म रहेगा या माइक्रो ऑर्गेनिज्म बायो फर्टिलाइजर वाले रहेंगे तो वो किसी दूसरे पैथोजन को फ्लरिश करने नहीं देंगे। ये इको फ्रेंडली होते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि नेचर की चीज़ें हैं तो नेचर में ही है, और यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव यानी आपको सस्ता पड़ता है। यहाँ मैंने 2 इमेजेस लगाई है, शायद आपको ना क्लियरली दिख रहा हो, इसलिए मैंने इसको थोड़ा बड़े फॉर्म में अगले स्लाइड में लगाया है। ये देखिए मैंने आपको बताया था बायो फर्टिलाइजर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, नाम देख लीजिए, एक है एनावेना एजोला, एक है माइकोराइजल फंजाई, जो आपके लेगुमिनस प्लांट वगैरह में देखते हैं, जहाँ पे जो ये आपका राइजोबियम है वो क्या करता है कि जो रूट्स होते हैं उस रूट्स को बेसिकली इन्हेंस कर देता है, मतलब रूट के जो पोर है उनकी साइज़ को बढ़ा देता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वो न्यूट्रिशन खींच पाए, ऐसे ये चारों दिशा में फैले रहते हैं। इसके अलावा आप देखिए एक ये रहा, एक है आपका सूडोमोनास फ्लोरेसेंस, एक है आपका एजोरोस्पाइलम, एक है आपका राइजोबियम, जिसका नाम आप लोग सुने होंगे, एक है आपका राइजोटोनिया सोलानी। अगर आपको नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, 1-2 याद रख लीजिए, राइजोबियम एजोस्पाइलम, कोई दिक्कत नहीं है। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की भी बात कर लेते हैं। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर क्या क्या है, जैसे देखिए नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है, फॉस्फोरस फर्टिलाइजर है, पोटेशियम फर्टिलाइजर है, सल्फर, कैल्शियम और मैग्नीशियम फर्टिलाइजर है, ये इनऑर्गेनिक है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर है। बेसिकली अगर आप देखेंगे
तो ये सारे के अंदर जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, मेन कंपोनेंट्स यानी इनको हम बुलाते हैं NPKS। तो NPKS के नाम से भी इसको बुलाया जाता है, जहाँ आप देख सकते हैं N से नाइट्रोजन, P से फॉस्फोरस, K से आप देख सकते हैं पोटेशियम और S से आपका सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम फर्टिलाइजर होते हैं। ठीक, एक आपका ये D भी होता है, तो बेसिकली फुल होता है NDKS। तो ND से है, D से मतलब होता है डाई अमोनियम फॉस्फेट, तो ये फॉस्फेट इसके अंदर भी आ गया, अब ये वैसे देख सकते हैं। और कुछ चीज़ और देख लेते हैं इंपॉर्टेंट जो चीज़ें, यहाँ यूरिया की बात हो रही, तो मैंने आपको बताया था नैनो यूरिया के बारे में बताया। बेसिकली ये सब जो चीज़ें होती हैं ना वो हार्मफुल होती हैं, लेकिन यही आप देखेंगे जो बायो फर्टिलाइज़र वो कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, न्यूट्रिएंट क्वांटिटी कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। ठीक, आइए आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। क्या दिया है, सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम गेट्स अ मेक ओवर विद 2 न्यू जजेस ज्वाइनिंग। तो कोलिजियम सिस्टम क्या होता है, मैं हर चीज़ आपको बताऊंगा कैसे इसका एवोल्यूशन हुआ। अभी न्यूज़ क्या आ रही है, आपने सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम सिस्टम सुना होगा, जहाँ पे अपॉइंटमेंट ट्रांसफर होता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के लिए होता है बेसिकली, लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। तो अभी 2 जज रिटायर हुए और उनकी जगह 2 नए जजेस ने ले लिए। नाम याद रख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस सुन लीजिए। जस्टिस BR गवाही और जस्टिस सूर्यकांत। इंपॉर्टेंट कब हो जाएंगे, जब इन दोनों में से कोई एक आगे चल के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाए, तब एक बार मान सकते हैं, ज़रूरत है ये हो सकती है। अभी के लिए कौन है हमारे, जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब। ठीक, यहाँ पे कौन है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कुछ चीज़ें। आर्टिकल 124 पार्ट सेकेंड क्लॉज सेकेंड एंड 217 आर्टिकल 217 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो हमारे पास 2 आर्टिकल है, आर्टिकल 124 और 217। आर्टिकल 124 का क्लॉज 2 बात करता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट के बारे में, और आर्टिकल 217 का जो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 217 है वो हाई कोर्ट के लिए बात कर रहा है कि कैसे उनका अपॉइंटमेंट होना चाहिए। देख लेते हैं हाई कोर्ट के जजेस के लिए क्या दिया हुआ है। फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट द सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम कंसिस्ट ऑफ 3 जजेस। तो सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम में 3 जजेस है, द चीफ जस्टिस एंड द 2 सीनियर मोस्ट जजेस। फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट द कोलिजियम 5 जजेस। थोड़ा सा यहाँ एरर हो गया है, उस एरर को मैं ठीक कर दूंगा। हाई कोर्ट के लिए आप देखेंगे तो यहाँ हाई कोर्ट का जो कोलिजियम है वहाँ पे सिर्फ 3 जजेस होंगे, और अगर आपको सुप्रीम कोर्ट के लिए करना है तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 5 जजेस हो जाएंगे। बस ये सारी चीज़ याद रखिएगा। ये आगे देखते हैं। अब कोलिजन सिस्टम है क्या, कैसे ये इवॉल्व हुआ, अब देखिए आप लोग जानना चाहेंगे तो दिखा देता हूँ। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस दैट हैज इवॉल्व थ्रू द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड नॉट बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी ये जो कोलिजियम सिस्टम है जिसमें अपॉइंटमेंट होता है या ट्रांसफर होता है जजेस का, इसको इवॉल्व किया गया है सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग जजमेंट से। ये ना कोई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से इसको मिलाया गया है, ना कोई ये कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रावधान दिया हुआ है। ये सुप्रीम कोर्ट की अलग अलग जजमेंट्स आती थी, उसमें से कोलिजियम सिस्टम आया। ठीक, जिसमें फर्स्ट जज केस, सेकंड जज केस और थर्ड जज केस आया था, जिसके बारे में आपको बताऊंगा। अच्छा, ये जो सुप्रीम कोर्ट का कोलिजियम सिस्टम है, इसको हेड कौन करता है, CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और इसके अलावा यहाँ पे 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस भी होंगे। जाहिर सी बात है, जब ये हमारे जो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो जब रिटायर करेंगे तो ये एक है और बाद में 4 और हैं, तो इन 4 में से कोई एक मतलब सीनियर मोस्ट रहेगा। जैसे मानिए ये तो हमारे क्या है, CJI है, CJI के बाद CJI है, इसके बाद 1 2 3 4। तो CJI जब रिटायर करेंगे तो ये चीफ जस्टिस बनेंगे, ये 1 रिटायर करेंगे तो 2 रिटायर हो गए तो 3 4 रिटायर करेंगे, तो ऐसी चीज़ें चलती रहती है। ठीक है, कोलिजियम सिस्टम में। और क्या है, हाई कोर्ट में देखेंगे तो क्या होता है, एक इनकम्बेंट चीफ जस्टिस और 2 अदर सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ दैट कोर्ट वहाँ पे मौजूद होंगे हाई कोर्ट के कोलिजियम में। जैसे आपको बताया था ना, जैसे सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है आर्टिकल 124A में, वैसे 214 में, आर्टिकल 214 में हाई कोर्ट को भी पावर दी गई है। जजेस ऑफ द हायर जुडिशरी आर अपॉइंटेड ओनली थ्रू कोलिजियम सिस्टम एंड गवर्नमेंट हैज़ अ रोल ओनली आफ्टर नेम हैव बीन डिसाइडेड बाय द कोलिजियम। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यानी कि जो हायर जुडिशरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के लोग होते हैं, इन्हें खाली कोलिजियम सिस्टम से ही चुना जाता है, और यहाँ पे सरकार कुछ नहीं कर सकती है। सरकार सिर्फ क्या करेगी, उन नामों को, मतलब बेसिकली जो नाम कोलिजियम सिस्टम द्वारा सरकार को दिए जाएंगे उसको ही क्या कर देगी, वहाँ पे अपॉइंट कर दिया जाएगा। ठीक, तो सरकार का क्या रोल है, सरकार का रोल तभी आता है जब नाम डिसाइड कर लिया जाए, किसके बेस पे, आपके कोलिजियम सिस्टम के बेस पे। ठीक है, यहाँ पे सरकार अपने से किसी को नहीं बैठाएगी। सिस्टम की बात करें तो मैंने आपको बताया था 3 जज केसेस थे, अलग अलग जजमेंट केस से ये कोलिजियम सिस्टम आया। तो पहला यहाँ पे आप केस देख सकते हैं, ये रहा फर्स्ट जज केस 1981। क्या हुआ
इट डिक्लेयर्ड द प्राइमेसी ऑफ द CGI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिकमेंडेशन ऑन जुडिशियल अपॉइंटमेंट। यानी यहाँ पे CGI को सब पूरी पावर दे दी गई थी कि भैया आप रिकमेंडेशन कीजिए, आप जुडिशियल अपॉइंटमेंट करिए, मतलब जिसको अपॉइंट करना है उसको अपॉइंट कीजिए, अपने हिसाब से चीज़ों को देखिए। तो फर्स्ट जज केस 1981 में ये बात हुई थी। सेकेंड जज केस 1993 में हुआ। इसमें क्या कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रोड्यूस किया कोलेजियम सिस्टम, होल्डिंग दैट द कंसल्टेशन रियली मीन्ट कंकरेंस। तो यहाँ पे कंसल्टेशन वगैरह बातचीत करके यहाँ क्या किया जाएगा, अपॉइंटमेंट किया जाएगा, सिर्फ CGI के फैसले से अपॉइंटमेंट नहीं हो जाएगा। ये भी यहाँ पे कहा गया यही बात कि इट वॉज एडेड दैट नॉट द CGI इंडिविजुअल ओपिनियन बट द इंस्टीट्यूशनल ओपिनियन फॉर्म्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन विद द 2 सीनियर मोस्ट जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट। मतलब एक आपके CGI और प्लस कम से कम 2 सीनियर मोस्ट जजेस होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट के, तब जाके आप क्या कर सकते हैं, इस कोलेजियम सिस्टम आपका वर्क करेगा। थर्ड जज केस में क्या हुआ, थर्ड जज केस देखिए, तो फर्स्ट जज केस में मैंने आपको बता दिया CGI के पास सारी पावर थी। 1981 1993 में कोलेजियम सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया, जहाँ कहा गया कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो अकेले उनके ओपिनियन से कुछ नहीं होगा, उनकी ओपिनियन के साथ साथ आपको और क्या चाहिए, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तो ओपिनियन चाहिए चाहिए, साथ साथ 2 सीनियर मोस्ट जजेस भी होने चाहिए। अकेले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सारी चीज़ें नहीं संभालेंगे। फिर आया थर्ड जज केस 1998 में। तो यहाँ आपके क्या लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ऑन प्रेसिडेंट रेफरेंस आर्टिकल 143 एक्सप्लेन्ड द कोलेजियम टू अ 5 मेंबर बॉडी। तो यहाँ पे क्या किया गया इसको, तो पहले वाले में तो एक CGI थे और 2 सीनियर मोस्ट जज थे जो चीज़ों को डिसाइड कर रहे थे। अब क्या हुआ, आर्टिकल 143 प्रेसिडेंट रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो कोलेजियम है वो 5 मेंबर की बॉडी होगी, जिसमें CGI एक होंगे और उनके 4 सीनियर मोस्ट कोलीग होंगे। यानी एक आपके ये CGI बैठे हुए हैं, इसके बाद इनके नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और 4 सीनियर मोस्ट कलीग बैठे हैं। जब CGI रिटायर होंगे तो नंबर 1 जो है वो CGI बन जाएगा। जब 1 CGI रहेंगे तो बेसिकली एक नया वो चुन के आएगा पूरा करने के लिए। ऐसे मानिए कि 1 CGI बना तो फिर उसके बाद 2 का नंबर 2 CGI बनेगा, फिर 2 के बाद 3 का नंबर, फिर 4 का नंबर, ये चीज़ें ऐसे चलती रहती हैं। ठीक, क्लियर है, बहुत अच्छे से मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। तो छूट नहीं रहा है, देख लेते हैं। नहीं, आइए आते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पे। तो लास्ट टॉपिक बेसिकली क्या बात कर रहा है, नोटो वॉन्स अगेंस्ट द ऑनलाइन प्रमोशन ऑफ ऑर्गेन ट्रेड। नोटो का पहले फुल फॉर्म देख लीजिए। तो पहले देखिए पूरी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के अंदर ये आता है, और नोटो का फुल फॉर्म है नेशनल ऑर्गेन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल ऑर्गेन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया क्या कहा गया कि इंडिया कंडक्ट्स द 3rd हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्रांसप्लांट्स इन द वर्ल्ड। तो ऑर्गेन के ट्रांसप्लांट्स वगैरह आपने सुना होगा ना कि आई डोनेट कर दी भाई, आई ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, तो इंडिया उस पर 3रे नंबर पर आता है, सबसे ज़्यादा ट्रांसप्लांट्स कराता है। देयर इज़ अ क्लियर कट डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेन डोनेशन एंड ऑर्गेन ट्रेड। इसी के बारे में मुझे बात करनी है। एक है ऑर्गेन डोनेशन। ऑर्गेन डोनेशन मतलब क्या है, एक आदमी था, वो आदमी पता चला मर गया, वो मरने से पहले ये कहना चाह रहा था कि नहीं जब मैं मरूँ तो मेरे सारे अंग दान कर देना, या वो अपनी इच्छा से अपना कोई अंग किसी को दे रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड ऑर्गेन डोनेशन, दैट इज़ लीगल, ये लीगल है। लेकिन ऑर्गेन ट्रेड क्या होता है, किसी को बहला फुसला के, किसी को मतलब पकड़ लिए, किसी को टॉर्चर करके आप क्या कर रहे हैं, उसके अंग निकाल ले रहे हैं और अंग निकाल के मार्केट में बेच दे रहे हैं, ब्लैक मार्केट में बेचा जाता है, डायरेक्ट बेचा जाता है, तो ये इलीगल है। जैसे कि ये लिखा है ना, सेल ऑन ऑल बॉडी पार्ट्स, जैसे देखिए किडनीज इनकी निकाल ली गई है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख रहे हैं, ऐसे को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेन ट्रेड बोलते हैं। तो ऑर्गेन ट्रेड को बेसिकली वार्निंग कहा गया है, यहाँ पे नोटो ने दे दिया है कि अगर आप कोई भी ऐसी पोस्ट करते हैं या कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं जिसमें ऑर्गेन ट्रेड को अगर प्रमोट किया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है, तो आपको सज़ा मिलेगी, जेल भी हो सकती है, और इसकी सज़ा काफ़ी हद तक बहुत भयंकर भी होती है। ठीक, तो मतलब ऑर्गेन ट्रेड को यहाँ बढ़ावा नहीं दे सकते। आप भी ध्यान रखिएगा कि आप सोशल मीडिया पे कोई ऐसा पोस्ट ना कर दे गलती से, या कहीं ऐसी न्यूज़ ना फैलाए जो ऑर्गेन ट्रेड की बात कर रहा हो, क्योंकि अगर आप ऑर्गेन ट्रेड को फैलाएंगे तो जाहिर सी बात है लोगों की हत्याएं बढ़ जाएंगी, लोग दूसरे को मार के उसके अंगों को लेके बेचने के लिए जाएंगे। ठीक, ये सारी चीज़ें यहाँ पे। अच्छा, सबसे ज़्यादा ऑर्गेन डोनेशन कहाँ पे होता है, ट्रेड नहीं बोल रहा हूँ, तो सबसे ज़्यादा ऑर्गेन डोनेशन हमारे स्पेन में देखा जाता है। तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ क्लियर कर दी हैं। आइए इसी साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जाने से पहले अगर आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन करना चाहते हो तो आप टेलीग्राम पे सर्च बॉक्स में टाइप कीजिएगा नागवंशी ट्यूटोरियल, आपको मेरा ये ऑफिशियल चैनल मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके आप मेरे चैनल के मेंबर बन सकते हैं। मेंबर बनने के साथ ही साथ आपको क्या फ़ायदा मिलेगा कि आपको इस पूरे नोट्स का PDF वहाँ पे एकदम मिल जाएगा, जिससे आप उसका यूज़ कर सकते हैं अपने नोट्स में। चलिए इसी के साथ लेक्चर को करते हैं समाप्त। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।